हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए। तो जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता यानी कि कंप्यूटर से आप लोगों को टोटल 20 क्वेश्चन आएगा 20 मार्क का। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों को श्रम कल्याण कानून से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन 133 क्वेश्चन करा दिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा होगा तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज की क्लास में सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता कंप्यूटर क्लास से महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं तो 20 नंबर पक्का आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और आप लोग अभी तक यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर का टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन करिएगा। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में आपके जो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे उसके लिए ऑलरेडी सिलेबस दे रखा है। जैसे कि कंप्यूटर की सामान्य जानकारी की, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, ठीक है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, ये सभी क्या होता है। उसके बाद हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर से ही जो क्वेश्चन बनता है एमएस ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका वेब ब्राउज़र से, सर्च इंजन से क्वेश्चन बनेगा, उसकी भी हम पूरी क्लास में डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन, उन सभी को हम इंक्लूड करके ये क्लास बनाए हुए हैं। तो यदि आप रहेंगे तो आपको पता चलेगा। इससे पहले वाली क्लास जरूर आप लोग देखिएगा, जो कि श्रम कल्याण कानून से बनाया गया था 133 क्वेश्चन का। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो भी कैंडिडेट यदि अभी तक सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। यहाँ पे आपको पेड टेस्ट सीरीज मिलेंगे, टोटल फुल टेस्ट, जो कि टोटल 10 टेस्ट यहाँ पे आप लोग को देखिएगा। जब यहाँ पे आप आएंगे मोबाइल ऐप में, यहाँ पे पेड टेस्ट सीरीज नाम के दिखाई देगा, इसमें आपको जाना है। और यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर फुल टेस्ट सीरीज टोटल 10 है। 10 टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये फुल टेस्ट सीरीज आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क का 120 मिनट में, टोटल जो 1/4 निगेटिव मार्किंग है उसके साथ मिलेगा। 100 क्वेश्चन में आपका 60 जो विषयगत ज्ञान यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, और 40 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान से है। तो आपको ऐसे अटैम्प्ट कर लेना है। इसके अलावा 10 फुल टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो आप लोगों के कहने पर यहाँ पे कारखाना अधिनियम 1948 के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से मिलेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम से आपको टोटल 35 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। साथ में उसका पीडीएफ, यहाँ पे जो टेस्ट आप देंगे उसका पीडीएफ भी यहाँ पे हम अपलोड करवा दिए, तो यहाँ से आप लोग पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। और साथ में यहाँ पे श्रम कल्याण अधिनियम से 133 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने डलवा रखा है। और अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो आप स्टडी मटेरियल के लिए ई बुक प्रीवियस ईयर में जाकर, ठीक है, यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी आईटीआई इंस्ट्रक्टर्स स्टडी मटेरियल को आप लोग डाउनलोड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोग के सामने है। यहाँ पे देखिए, हम सिर्फ फुल जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी बात करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से बात करेंगे, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो इनपुट डिवाइस कुछ होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को एंट्री की जाती है, सीपीयू के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को दी जाती है, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। प्रमुख इनपुट डिवाइस आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे जैसे कि ट्रैक बॉल, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, OCR, OMR, BCR, MICR, वेब कैमरा, माइक, पेन टैब, ये सभी क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रैक बॉल क्या होता है। तो ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है जो कि माउस के समान एक पॉइंटिंग डिवाइस है, परंतु इसमें एक बाल होता है जिसे उंगलियों की मदद से घुमा घुमा कर क्या किया जाता है, घुमा घुमा कर मूवमेंट की जाती है, यानी कि जो कर्सर है उसको आगे पीछे किया जाता है। इसे न समतल सतह और न तो माउस की तरह इधर उधर घुमाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि माउस को हम लोग समतल सतह पर रख के ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं तो कर्सर मूव करता है, लेकिन इसमें हम लोग ना बाल, उसके अंदर बॉल लगा रहता है, उस बाल को मूव करने से ये कर्सर इधर उधर होता है। दूसरा है स्कैनर, ठीक है। तो स्कैनर क्या करता है, जैसे कि कोई भी चित्र हो या कोई भी हम लोग फोटो कापी करवाने जाते हैं तो उसको रख के, या आप कभी आधार कार्ड फोटो कापी करवाए होंगे तो उसकी क्या करता है, स्कैन कर लेता है और उसे कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर देता है।
ठीक है। तो स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आते हैं जॉय स्टिक। जॉय स्टिक क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में गेम वगैरह खेली जाती है ना, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें दिशाओं में मूवमेंट किया जाता है। इसका प्रयोग फ्लाइट सिमुलेटर, कंप्यूटर गेमिंग सिस्टम में किया जाता है। या इसमें एक छड़ी लगी होती है जो एक आधार पर घूमती है, ठीक है, और उस आधार पर घूमती हुई सीपीयू को उसको कोण दिशा के अनुदिश उसको क्या करती है, मूवमेंट देती है। अगला है लाइट पेन। तो लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन एक इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो कि डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए प्रकाशित संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है, वो है लाइट पेन। उसके बाद अगला आता है OCR। तो सबसे पहले आपका एग्जाम में OCR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो याद रखिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, दोनों में से कोई एक देगा। क्योंकि मैं बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूँ, कहीं कहीं पे मैं रीडर भी पढ़ा हूँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और कहीं कहीं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी होता है। तो इसका क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो OCR एक इनपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग हाथों से लिखी या टाइप की हुई या प्रिंट किए हुए टेक्स्ट की छवि को क्या करता है, डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। उसके बाद आता है OMR। आपने देखा होगा कि OMR पे एग्जाम हुआ है, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये जो मार्क को रीड करता है, क्या करता है, किसी भी चिन्ह को रीड करता है, उसे OMR कहते हैं, इनपुट डिवाइस है। BCR बार कोड को रीड करने वाली डिवाइस, बार कोड रीडर या बार कोड रिकॉग्निशन कहलाता है, बार कोड के रीड करता है। अगला है MICR, ठीक है, मैग्नेटिक। पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है सभी चीज़ों को, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या करता है, ये सूचना का परीक्षण मैट्रिक के रूप में करता है। जैसे बैक में कोड नंबर या चेक नंबर लिखा रहता है, उसमें चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है, उसी को रीड करने के लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है वेब कैमरा। तो देखिए हम आपके सामने किसके माध्यम से है, वेब कैमरा के माध्यम से, यानी कि हमारा फिजिकली जो चित्र है कैमरा के माध्यम से आपके सामने आया हुआ है, ठीक है। तो ये वेब कैमरा हुआ। वेब कैमरा क्या करता है, यह एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस और ऑनलाइन वीडियो चैटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है माइक। तो यहाँ पे देखिए मैं माइक लगाया हुआ हूँ, ये क्या कर रहा है, इनपुट डिवाइस का काम कर रहा है। ये देखिए माइक है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मेरे आवाज़ को सिस्टम के अंदर इनपुट करने का काम कर रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस है। उसका पेन टैब, जिस पे मैं लिख रहा हूँ ना, ये पेन टैब या डिजिटाइजर कहलाता है, जिस पे किसी चीज़ को लिखकर इनपुट की जाती है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो चित्र बना दूँ या कोई चीज़ लिख दूँ तो वो सभी आ जाता है। तो ये था इनपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग चलते हैं आउटपुट डिवाइस पे। यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इनपुट डिवाइस में सबसे मुख्य कीबोर्ड भी है, जो कि मैं नहीं लिख पाया हूँ, आप लोगों को लिखवा देता हूँ। कीबोर्ड ये क्या है, ये मुख्य इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, सबसे पहले कीबोर्ड से बहुत तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला पूछता है कि इसमें कितना अल्फ़ा की होती है, अल्फ़ाबेटिक की, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक की यानी कि A से लेकर Z तक कितने की होते हैं, टोटल 26 की होते हैं। उसके बाद फंक्शन की पूछ लेता है, तो फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक कितने की हो गए, इसमें टोटल कितने की हो जाएंगे, तो यहाँ पे 12 की हो जाएंगे। इससे क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए अब आउटपुट डिवाइस पे चलते हैं। आउटपुट डिवाइस को थोड़ा गौर से समझेंगे और पढ़ेंगे भी। तो देखिए आउटपुट डिवाइस क्या होती है, तो आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कंप्यूटर पे हमें इनपुट किए गए डाटा को क्या करती है, परिणाम को दिखाती है, ठीक है। थोड़ा ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, मुझे थोड़ी खांसी हो गई, गले में खराश टाइप का है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा अभी DSSB का पेपर था, उधर गया था, ठंड वंड लगी थी। चलिए कोई बात नहीं। आउटपुट डिवाइस देखिए,
तो आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, जब हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले इनपुट डिवाइस से हम लोग क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, सीपीयू के अंदर उसका प्रोसेसिंग होता है और हमें आउटपुट प्राप्त होता है रिजल्ट के रूप में। तो जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो किसी ना किसी स्पीकर के माध्यम से होता है। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो इनपुट तो दे रहा हूँ, लेकिन आपको क्या ये आउटपुट के रूप में मेरा आवाज़ दिखाई देगा, और आप जिस भी चीज़ पे देख रहे होंगे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, तो वो आपको आउटपुट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो आउटपुट, मुख्य आउटपुट डिवाइस क्या है, तो मॉनिटर मुख्य आउटपुट डिवाइस है। इसमें कई तरह की मॉनिटर आती हैं, वीडियो, एलसीडी, एलईडी, सीआरटी, टीएफटी। इन सभी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। वीडियो मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो याद रखिएगा फुल फॉर्म। उसके बाद एलसीडी का फुल फॉर्म याद रखना है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी का लाइट एमिटिंग डायोड। सीआरटी ट्यूब जो होता है, कैथोड रे ट्यूब जिसे बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखना है। उसके बाद टीएफटी मॉनिटर आता है, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ये मॉनिटर आता है। ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हम किसी भी चीज़ को प्रिंट निकाल कर हार्ड कॉपी के रूप में ले लेते हैं। प्लाटर भी प्रिंटर की तरह होता है, जो कि एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर, जिससे आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, आप अपने मोबाइल का स्पीकर हो सकता है, आपके कंप्यूटर का स्पीकर हो सकता है, आप जिससे गाना होम थिएटर सुनते हैं वो हो सकता है आउटपुट डिवाइस। प्रोजेक्टर पहले यूज होता था, आज भी बहुत जगह यूज होती है, जैसे कि कुछ चीज़ें समझाने के लिए। अब प्रोजेक्टर का जगह मैक्सिमम डिजिटल बोर्ड लेता जा रहा है, तो ये है प्रोजेक्टर, ये भी आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद डिजिटल बोर्ड आपका, ठीक है, डिजिटल बोर्ड भी क्या है आपका, एक आउटपुट डिवाइस है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बता दिया आप लोगों का। अब उसके बाद आते हैं मेमोरी। मेमोरी के बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे पहले दो तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, चलिए इसको हम और डिटेल से हम आप लोगों को समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर की मुख्य भाग कितनी होती हैं, 6 मुख्य भाग होती हैं, वो आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ें ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने इनपुट यूनिट पढ़ा दिया, ठीक है, इनपुट यूनिट। उसके बाद सीपीयू के बारे में अभी आपको बताना है। उसके बाद मैंने आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दिया, आउटपुट यूनिट के बारे में। अब सीपीयू जो होता है, सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स होती हैं मुख्य रूप से। पहला जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग सीयू बोलते हैं। ये कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है, सीयू। उसके बाद दूसरा होता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर में दिए गए आदेश क्रियान्वयन यानी गणितीय संक्रियाओं को करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। फुल फॉर्म आप लोग लिखते जाइएगा। एएलयू का जैसा मैंने बोला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का मैंने कंट्रोल यूनिट, तो ये आप लोग को लिखना है। उसके बाद अगला होता है एमयू, जिसे हम लोग मेमोरी यूनिट बोलते हैं। सीपीयू के अंदर ये मुख्य 3 भाग होती हैं, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, एलयू क्या करता है, गणितीय संक्रियाओं को करता है, और एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट को मेमोरी यूनिट होता है, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी होती है, किसी भी चीज़ को, डाटा को संग्रह करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए हमें तो मेमोरी चाहिए। तो 2 तरह की मेमोरी यूज में लाई जाती हैं, ठीक है। कितने प्रकार का मेमोरी होता है, 2 प्रकार का। पहला जो होता है प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। प्राथमिक मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी इंग्लिश में बोलते हैं, इसे ही हम लोग मुख्य मेमोरी में बोलते हैं। और इंटरनल मेमोरी जो हमारे कंप्यूटर में पहले से ही इनबिल्ट होती है, यानी कि कंप्यूटर में लगा आया था, उसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। जैसे आपके मोबाइल के अंदर का मेमोरी, जैसे बोलते हैं ना 32 GB या 64 GB, ये मेमोरी है इंटरनल, ठीक है। दूसरी जो मेमोरी होती है, जिसे हम द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं, या सहायक मेमोरी बोलते हैं, या ऑक्सिलियरी मेमोरी बोलते हैं, या सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, और इसी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, द्वितीय मेमोरी के, ठीक है। उसका प्राइमरी मेमोरी को फिर 2 भागों में बांटा जाता है, पहला रोम और दूसरा रैम। रोम को आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, रोम क्या है, तो एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। क्या है रोम, अस्थायी मेमोरी। रोम का आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो रीड ओनली मेमोरी याद रखना है। रोम का क्या पूछा जाता है, फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, रीड ओनली मेमोरी। ऐसे अब रीड ओनली मेमोरी ये क्या है, अस्थायी मेमोरी है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और अस्थायी मेमोरी क्या है, रैम है। तो देखिए, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। अस्थायी मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी रैम, और अस्थायी मेमोरी रीड ओनली मेमोरी, जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, ये याद रखना है। ये कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, पी रोम, ईपी रोम,
डबल ईपी रोम, इनका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला मैं बता दूं पी रोम का मतलब क्या होता है। देखिए रोम का तो आपको इस फुल फॉर्म याद हो गया, रीड ओनली मेमोरी। तो ऐसे ही पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। ऐसे ही डबल ईपी रोम का क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पढ़ाते जा रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज़ें लिखता तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी। तो आपका जो हार्ड डिस्क हो गया, ये क्या है, हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में अलग से लगाई जाती है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम यानी कि सीडी कैसेट जो आती है वो, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश मेमोरी, डीवीडी, ये सभी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद एसएसडी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। एसएसडी का क्या होता है, देखिए एचडी को हमने लिख दिया हार्ड डिस्क, एसएसडी को आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें क्वेश्चन बना लेता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये भी आप लोग या फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये तो हो गया सारी चीज़ें अब मेमोरी के बारे में। और आइए इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेटवर्क डिवाइसेस, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस क्या क्या होती हैं, तो रिपीटर, हब, ब्रिज, राउटर, स्विच, गेटवे, ये क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। रिपीटर क्या है, ये लो लेवल सिग्नल को कन्वर्ट करता है हाई लेवल सिग्नल में, एक वर्ड में याद रखना है। रिपीटर क्या करता है, लो लेवल सिग्नल को कन्वर्ट करता है हाई लेवल सिग्नल में। हब क्या है, नेटवर्क के सभी केबल को कनेक्ट करता है, उसे हब कहते हैं। आपने देखा होगा कि हब में क्या होता है, जितने भी केबल होते हैं हब में ही कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आता है ब्रिज। तो ब्रिज का काम क्या होता है, ब्रिज मतलब होता है, आप देखे होंगे दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, जैसे नदी है तो इस पार से उस पार जोड़ने के लिए हम लोग क्या बना देते हैं, ब्रिज या पुल बना देते हैं। तो ब्रिज का मतलब हो गया दो अलग अलग लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़कर बड़ा लोकल एरिया नेटवर्क बनाने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। अगला है राउटर। राउटर क्या है, कनेक्टेड कंप्यूटर को डाटा एनालिसिस और अग्रेसित करता है राउटर, ठीक है। स्विच क्या करता है, स्विच का तो ये डाटा फिल्टर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है गेटवे। तो गेटवे क्या करता है, तो गेटवे दो अलग अलग प्रोटोकॉल को, दो अलग अलग लाइन को जोड़ने का कार्य करता है, इससे प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं। तो गेटवे को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कन्वर्टर। सॉरी, देखिए तो अब अगला है OSI। OSI का सबसे पहले आपको तो फुल फॉर्म याद रखना है। OSI क्या है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI का फुल फॉर्म याद रखना है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। इसे ISO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, ये याद रखना है, द्वारा 1984 में क्या किया गया, विकसित किया गया। उसका आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कैलकुलेटर क्या है, तो कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर कौन सा था, तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर याद रखिएगा PDP-8, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर PDP-8 था। उसी प्रकार पूछ देगा ENIAC क्या है, तो ENIAC जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल पर्पज यूज करने वाला कंप्यूटर था, ठीक है। ENIAC क्या था, पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज यूज करने वाला कंप्यूटर था, ये याद रखना है। उसके बाद आपको एडीवेक पूछ सकता है, तो एडीवेक क्या है, डेसिमल की जगह बाइनरी का प्रयोग हुआ एडीवेक में। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए ENIAC का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर, ENIAC। ऐसे ही EDVAC का फुल फॉर्म याद रखना है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, याद रखना है, ये फुल फॉर्म आपको याद ही रखना है। उसके बाद आगे आइए, देखिए आगे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आपको याद रखना है परम सीरीज का 8000, परम सीरीज 8000 जो CDSE ने विकसित किया था, ठीक है। उसके बाद आदित्य जो है ये भी सुपर कंप्यूटर है, भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। अगर भारत में पूछे पहला प्रथम सुपर कंप्यूटर तो परम 8000, और मौसम विभाग संस्थान में पुणे द्वारा यानी कि सुपर कंप्यूटर जो बनाया गया तो वो आदित्य, आपको याद रखना है। आगे आइए, आप लोगों से नेटवर्क प्रोटोकॉल पूछ सकता है, ठीक है। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल को आप लोगों को फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे यहाँ पे TCP का फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोगों को, तो TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन
कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ये क्या करता है, तो ये संदेश को पैकेट के रूप में श्रृंखलित करता है, यानी कि तोड़कर छोटे छोटे पैकेट में उसे भेजता है, डाटा स्रोत को गंतव्य स्थान तक पहुंचता है। यूडीपी का आपका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है। एआरपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है। पोप, ठीक है, पोप का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है, ठीक है। पोप ये क्या करता है, ईमेल का ही एक प्रोटोकॉल है, जो कि पोप 3 के नाम से, यानी कि वर्जन 3 के नाम होने के कारण पोप 3 भी नाम दिया जाता है। इसमें ईमेल को एक बार डाउनलोड करने के बाद उसे ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है। पोप सर्वर पर केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति होता है। उसके बाद FTP है, यानी कि फाइल ट्रांसफर। FTP का फुल फॉर्म याद रखना है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके मतलब क्या होता है, फाइल एक स्टैंडर्ड नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो सर्वर में क्लाइंट के कंप्यूटर फाइलों को हस्तांतरित करता है, यानी कि ट्रांसफर करता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आपको SMTP, ठीक है, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल इसी के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। तो SMTP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद टेलीनेट। टेलीनेट का मतलब होता है टर्मिनल इमुलेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये क्या करता है, तो ये किसी उपयोगकर्ता को रिमोट डिवाइस के साथ संचार करने में सक्षम करता है। अगला है DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, DHCP। उसके बाद आपको IMAP का फुल फॉर्म याद रखना है, यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी ईमेल का ही भाग है। उसके बाद SNMP का फुल फॉर्म याद रखना है। SNMP का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, ये आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब आगे आते हैं, आपको मेमोरी से ही क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा मेमोरी धीमी है, कौन सी मेमोरी तेज है, ठीक है। तो इधर देखिए, ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये धीमी को शो कर रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो तेज को शो करेगा। तो सबसे तेज रजिस्टर होता है, उससे कम कैश मेमोरी, रैम, USB फ्लैश या हार्ड डिस्क या मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एकदम धीमा होता है और सस्ता भी होता है, और सबसे तेज और सबसे फास्ट मेमोरी जो होती है एक्सेस करने में, वो रजिस्टर होता है। ये याद को रखना है आपको, ये ना हो तो आप लोगों को PDF हम सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप के टेस्ट सीरीज वाले में मैं डाल दूंगा, ये PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला है, आपको सबसे पहले DSL का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है, टेलीफोन नेटवर्क के तार पर डेटा संचार द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी जो है वो DSL है। उसके बाद आपको ISDN का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो ये याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये डिजिटल सेवा जैसे कि वॉइस, वीडियो और डाटा को एक साथ संचारित करता है, यानी कि ट्रांसफ़र करता है, ISDN। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है टच पैड, जिसे हम लोग डिजिटाइजर बोलते हैं। ये एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए मैं जहाँ पे टच कर रहा हूँ ना, वही पॉइंट शो कर रहा है, तो ये क्या है, डिजिटाइजर या टच पैड एक पॉइंटिंग डिवाइस है, याद रखना है। OCR मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, OMR को भी बता दिया। OCR क्या करता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करता है, यानी कि ऑप्टिकल यानी कि प्रकाश के माध्यम से हाथ से लिखी या प्रिंट की गई कैरेक्टर को रीड करता है, और OMR चिन्ह को रीड करता है। बीट का संक्षिप्त रूप क्या है, तो बाइनरी डिजिट आपको याद रखना है। ASCII, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा है तो आपको याद रखना है, तो ये याद रखिएगा। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ है। बाकी मैंने मेमोरी का आपको पूरा बता ही दिया इसके प्रकार को। अब हम चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिलेबस का हिस्सा है, इसे गौर से देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग शॉर्टकट में OS लिखते हैं, जिसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, जो कंप्यूटर यूजर है, यानी कि कंप्यूटर जो यूज करता है और जो कंप्यूटर के हार्डवेयर है, इसके बीच में इंटरफेस का काम जो करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। एक बात और याद रखिएगा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। इसके बगैर कंप्यूटर हम चला नहीं सकते, ये महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर को ऑन नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना है आप लोग को। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही हम लोग सिस्टम के अंदर डाल देते हैं ना, तो वो क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर डालने से ही, जैसे कि कैलकुलेटर है, वीडियो प्लेयर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ऑलरेडी आते हैं, ठीक है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपको याद रखना है, कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है ये आप लोगों से, ठीक। जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट,
हाँ देखिए, लिनक्स है, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़, गूगल क्रोम ओएस, जहाँ पे ओएस लिखा रहेगा यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो। मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए ओएस का ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, यानी कि इसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है वो देख लेते हैं। तो ये प्रोसेस को मैनेज करता है, यानी कि कौन से कार्य के बाद कौन सा कार्य करना है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, यानी कि मेमोरी को क्या करता है, ये प्रबंध करता है मेमोरी का वर्क, यानी कि कौन सा डाटा कहाँ पे स्टोर करना है, किस फोल्डर में स्टोर करना है, कहाँ पे फोल्डर स्टोर है, ये सभी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। फाइल मैनेजमेंट का काम करता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की जो मैनेजमेंट है, यानी कि कीबोर्ड के द्वारा आप इनपुट कर सकते हैं किसी भी की को, या ये क्या कर सकता है, हार्डवेयर को मैनेजमेंट करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, अगर आप कंट्रोल पी कर रहे हैं तो आपका प्रिंटर ही काम नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, तो ये कंप्यूटर के चलाने को कार्य करता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम और क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है, और सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रकार है जो आपको जानना है। यहाँ पे मैं दो ही तरह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुख्य रूप से पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस किया है। जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि सिंगल यूजर ही क्या करेगा, एक बार में यूजर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेगा, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यानी कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में एक ही यूजर को प्रभावी रूप से कार्य करने की अनुमति होता है उसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर को कार्य करने की अनुमति होती है। ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब देखिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में डोस, यानी कि डोस को सिर्फ हमें सिंटेक्स के माध्यम से वर्क करना पड़ता था। ठीक है, जबकि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कि यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, ठीक है, विंडोज़ 2070, ये सभी क्या है, ये सभी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के लिए ओएस, यानी कि कंप्यूटर में जो ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो देख लीजिए। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया। एप्पल में जो यूज होता है वो एप्पल मैक ओएस का इस्तेमाल करते हैं एप्पल के लैपटॉप या कंप्यूटर में। उसके बाद उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिए, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना है। उसके बाद लिनक्स, मिंट, ये फेडोरा, डेबियन, क्रोम ओएस, यानी कि क्रोम देखिए एक तो ब्राउज़र है और ये क्रोम ओएस लिखा हुआ है। तो मैं जब भी बोलूँ जहाँ भी ओएस लिखा होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा। स्काई ओएस, डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मंजोरा, सोलस, विंडोज़ 95, विंडोज़ 2000 etc, विंडोज़ विस्टा, ये सभी क्या है, कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप यानी डेस्कटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ही बिना हम ना मोबाइल चला सकते हैं ना कुछ भी चला सकते हैं। तो मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे एंड्रॉयड के लिए हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो है एंड्रॉयड ओएस, जिसे गूगल इंक के नाम से जानते हैं। आईफोन यानी कि एप्पल के लिए जो हम लोग ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो क्या है, आईफोन ओएस। उसका बाद बाडा, ब्लैकबेरी मोबाइल के लिए ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। विंडोज़ मोबाइल के लिए नोकिया जो पहले आता था, विंडोज़ मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती थी विंडोज़ मोबाइल होता था। सिम्बियन, ये क्या है, मोबाइल या टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपको आगे बताते हैं विंडोज़ क्या है। तो विंडोज़ बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को विकसित किया था, यानी इसकी खोज की थी, और पहला संस्करण इसका 20 नवंबर 1985 में विंडोज़ 1.0 नाम से है। वर्तमान में जो हम लोग भारत में यूज कर रहे हैं विंडोज़ 11, ये कब आया था, तो ये 5 अक्टूबर 2021 को आया था विंडोज़ 11। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मैं एक बार और आप लोगों से कहूँगा, यदि आपने अभी तक सक्सेस करियर के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। टेस्ट सीरीज इतना ध्यान से और गौरपूर्वक बनाया गया है कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, देखिए 8 बिट बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है।
और 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, ये भी याद रखना है। 4 बिट बराबर 1 निबल, ये भी याद रखना है। उसके बाद 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है। उसके बाद 1024 KB बराबर यानी किलो बाइट बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। उसके बाद 1024 GB बराबर 1 TB होता है, 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, ये आपको याद रखना ही रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सी टॉपिक आ रही है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें याद रखना है। आपके एग्जाम में अगर आ गया सभी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है, तो वो प्रोसेस टेबल में रखता है, ये आपको याद रखना है। ओरेकल क्या है? ओरेकल बहुत जगह बहुत से लोग मानते हैं ओरेकल को ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम न होकर ये डाटा बेस सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, ये ओरेकल याद रखना है। ओरेकल कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम न लगाइएगा क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। लिनक्स का मुख्य घटक आपसे पूछ सकता है, तो कर्नल ये क्या करता है? कंप्यूटर और हार्डवेयर का संचालन करता है। देखिए, कंप्यूटर और हार्डवेयर का संचालन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, तो लिनक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये आपके चैप्टर में है। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रथम संस्करण कब आया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टोटल 6 पैकेज आते हैं, जैसे कि MS वर्ड आता है, MS पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेल आता है, MS एक्सेस आता है, MS पब्लिशर आता है और MS आउटलुक आता है। ये क्या है? MS ऑफिस के पैकेज हैं। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है आपको पढ़ना है MS वर्ड और MS एक्सेल, इसी के बारे में डिटेल। हम यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, कंप्यूटर कैसे बंद करते हैं, स्लीप मोड, ये सभी आप सभी लोग जान रहे हैं, तो उसको मैं छोड़ रहा हूँ। जो जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, जो वो मैं आप लोगों को ज़्यादातर बताता हूँ। अब देखिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर वाली भाग जो होगा आपका टाइटल होगा, टाइटल बार कहते हैं। इस टाइटल बार पे ही अगर आप राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 बटन दिखाई देंगे। सबसे राइट में आपका क्लोज का बटन दिखाई देगा, उसके बाद मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का बटन दिखाई देगा, और जो बीच में एरिया होता है वो वर्क स्पेस होता है, जहाँ पे वर्क करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। ये देखिए, मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज को खोला हुआ है। सबसे ऊपर जो पार्ट है ये, ठीक है, ये टाइटल बार कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये वाला पार्ट आपका टाइटल बार कहलाता है। यहीं पे जब कोने में आएंगे ये क्लोज बटन होती है, रिस्टोर बटन होती है, यानी कि मिनिमाइज मैक्सिमाइज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टाइटल बार। उसके बाद आता है मेनू बार। मेनू बार में आपका फाइल, होम, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ठीक है, व्यू, टैब, हेल्प, ये सभी मेनू बार के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला जो आएंगे आप लोग यहाँ पे देखेंगे कॉलम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉलम नंबर दिखाई देगा नीचे, ये कॉलम नंबर है। उसके बाद आगे यहाँ पे दिखाई देगा लाइन नंबर, यहाँ पे आपको लाइन नंबर दिखाई देगा, ठीक है। उसका कर्सर, तो यहाँ पे आप लोग कर्सर, यहाँ पे देखिए कर्सर आप लोगों को यहाँ पे जो ब्लिंक करता रहता है जिसे हम लोग टाइप करते हैं वो कर्सर पॉइंटर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार हो, एक तो वर्टिकल होता है, वर्टिकल मतलब कि पेज को अप डाउन करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। एक स्क्रॉल बार होता है हॉरिजॉन्टल, ये वाला। तो हॉरिजॉन्टल को यानी कि हम लोग हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से पेज को बाएं दाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट भी है जितना मैंने बताया। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे कुछ टूल्स दिए रहते हैं जिसे हम लोग स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत हम किसी फॉन्ट की साइज़, फॉन्ट का केस बदल सकते हैं, फॉन्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं, ये सभी आता है। उसके नीचे आता है रूलर, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंच सेंटीमीटर में शो करता है, ये है रूलर, ठीक है। ये पूरा आप लोगों को जो वाइट वाला एरिया दिखाई दे रहा है इसे हम लोग वर्क एरिया बोलते हैं। तो ये सभी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया, ठीक है। और नीचे वाला स्टेटस बार है, स्टेटस को शो करता है, ठीक है। और करेंट पेज यहाँ पे पेज 1 पे है, पेज 2 पे है, करेंट पेज शो करता है। तो ये था MS वर्ड का पूरा नोमेनक्लेचर, जो कि जब आप ओपन करेंगे MS वर्ड तो ये आपको आएगा, तो ये आपको याद रखना है।
अब देखिए एमएस वर्ड को कैसे ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आप विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आल प्रोग्राम नाम से ऑप्शन होगा, उसमें आल प्रोग्राम में जाकर एमएस ऑफिस नाम से ऑप्शन आएगा, उसमें एमएस ऑफिस में जाकर आपको एमएस वर्ड यूज करना है, खोलना है, ठीक है। ये खोलने का प्रोसेस है। खैर आप लोग एमएस वर्ड एक बार खोल लीजिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अब एमएस वर्ड से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे हम सभी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले मूवमेंट देखेंगे, यहाँ पे एमएस वर्ड कर्सर मूवमेंट, ठीक है। देखिए पहला यहाँ पे मूवमेंट, जब आप अप वाला एरो दबाएंगे ये वाला, तो एक लाइन ऊपर जाने के लिए प्रयोग करेंगे। ये वाला एरो दबाएंगे नीचे साइड में जो दिखाया गया है कीबोर्ड में, तो एक लाइन नीचे जाने के लिए प्रयोग करेंगे। ये वाला एरो दबाएंगे तो ये क्या है, राइट से लेफ्ट साइड, यानी कि लाइन में बाएं जाने के लिए, ठीक है। उसी के बाद ये क्या है, तो ये किधर जा रहा है, तो इधर लेफ्ट से राइट यानी कि दाएं जाने के लिए इसको प्रयोग करेंगे। होम बटन दबाएंगे, अगर एमएस वर्ड खोले हैं होम में तो लाइन के आरंभ में चले जाएंगे, और इन बटन दबाएंगे तो लाइन के अंत में चले जाएंगे। फिर आगे आइए, यहाँ पे देखिए पेज अप बटन दबाएंगे तो एक स्क्रीन पहले जाने के लिए, और पेज डाउन में एक स्क्रीन आगे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुछ शॉर्टकट किए हैं, जैसे कि यहाँ पे कंट्रोल एन, ठीक है। तो कंट्रोल एन क्या है, फाइल, नई फाइल बनाने के लिए। कंट्रोल ए जो पूर्व में बनी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल ओ दबाते हैं। उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू क्या करते हैं, तो फाइल को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू, या कोई भी फाइल है अल्ट और F4 दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एमएस वर्ड ही बंद हो जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे, आगे यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए कंट्रोल एस करने से क्या हो गया, कोई भी फाइल होगा वो सेव हो जाएगा। अल्ट प्लस F प्लस ए, ये क्या होगा, फाइल को 2 या 2 से अधिक नामों से सेव करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे देखिए यहाँ पे कंट्रोल पी से क्या होगा कि फाइल की प्रिंटिंग करने के लिए कंट्रोल पी दबाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे अब एडिट वाले में, ठीक है। ये सभी क्या था, ये फाइल के अंतर्गत था, ठीक है, अलग अलग। जैसे फाइल मेनू हो गया। अब हम लोग चलते हैं एडिट मेनू में। तो एडिट मेनू में शॉर्टकट हैं, जैसे कंट्रोल जब आते हैं तो अंडो करने के लिए, कंट्रोल वाई दबाएंगे तो रीडू के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, और कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। ये एडिट मेनू के अंतर्गत आता है। कंट्रोल ए से सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एफ से क्या करेंगे, फाइंड, यानी कि फाइल में टाइप किए गए मैटर को फाइंड यानी कि ढूंढने के लिए। उसके बाद आता है कंट्रोल एच क्या करेगा, ये फाइंड और रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच दबाते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल सी, कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए। अब आते हैं अगला जो मेनू आता है वो है व्यू मेनू। तो व्यू मेनू के अंतर्गत भी कुछ शॉर्टकट किए हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है। देखिए एमएस वर्ड में तो बहुत सारा शॉर्टकट किए हैं जो कि आपको याद रखना है, लेकिन मुख्य रूप से आपको जो मेनू है ना उनके ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। आप किताबों देखेंगे तो किताब में इधर उधर बहुत सारा शॉर्टकट की दिया है, लेकिन आपको तो मेनू वाला तो मुख्य रूप से याद ही रहना चाहिए। अब देखिए Alt प्लस V प्लस N, ये क्या करता है, फाइल में रूलर को बाएं तरफ से हटाकर टॉप में देखने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है Alt प्लस V प्लस P, यानी कि फाइल में रूलर यानी कि स्कोर को पुनः बाईं ओर में लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं Alt V प्लस O, ये फाइल में टेक्स्ट के आगे बुलेट लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आता है Alt प्लस V प्लस Z, ये पेज को जूम करके दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद Alt प्लस V प्लस U, ये क्या है, फाइल की सामग्री को पूरी स्क्रीन पर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद Alt प्लस V प्लस M, ये फाइल के पेज में टॉप साइड में हेडर तथा फाइल पेज के बॉटम साइड में फुटर के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद अगला है Alt प्लस V प्लस R, ये रूलर को ऑन ऑफ करने के लिए है। Alt प्लस V प्लस D, ये क्या है, डॉक्यूमेंट मैप में को ऑन ऑफ किया जाता है, जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर बाईं तरफ से दस्तावेज हैंडिंग को दिखाता है। उसके बाद आते हैं इंसर्ट मेनू में भी शॉर्टकट की बहुत सारी हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए Alt प्लस I प्लस B, ये क्या है, फाइल में पेज तथा कॉलम को ब्रेक करने के लिए Alt प्लस I प्लस B का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही Alt प्लस I प्लस U, ये क्या है, फाइल में पेज के नंबर को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। ऐसे ही Alt प्लस I प्लस T, ठीक है, ये क्या करता है, फाइल में तिथि और समय देने के लिए। उसके बाद Alt प्लस I प्लस A,
इसके द्वारा फाइल में महत्वपूर्ण पैराग्राफ को चुनकर उसे ऑटो टेक्स्ट में जाकर नेम देकर ऐड करते हैं, तथा जब भी हमें यह टेक्स्ट फाइल में लाना होता है कर्सर को वहाँ पर ऑटो टेक्स्ट जाकर नाम सेलेक्ट इंसर्ट करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए उसके बाद आता है Alt+I+F, इसके द्वारा हम गणितीय कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है Alt+I+S, इसमें फाइल में प्रतीक को लेने के लिए करते हैं। उसके बाद अगला आता है Alt+I+M, तो इसमें क्या होता है फाइल में किए गए कार्य में किसी शॉर्टकट टेक्स्ट को फुल फॉर्म देने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला आता है Alt+I+N, फाइल के बटन में कोई भी नोट्स देने के लिए Alt+I+N का प्रयोग करते हैं। अगला है Alt+I+P, क्या करता है फाइल में चित्र इंसर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए। Alt+I+O, ये क्या करता है फाइल में माइक्रोसॉफ्ट क्लिप आर्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आर्ट लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार Alt+I+K क्या करता है, तो इसमें फाइल में महत्वपूर्ण टेक्स्ट को चुनकर बुक मार्क में जाकर नेम देकर ऐड करेंगे। जब भी हमें टेक्स्ट को देखना हो तो बुक मार्क्स में जाकर नेम सेलेक्ट कर ओके करेंगे, तो यह टेक्स्ट फाइल में जहाँ भी होगा प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद अगला जो आता है फॉर्मेट मेनू आता है ठीक है, फॉर्मेट मेनू में क्या होगा सॉरी, देखिए फॉर्मेट मेनू में Alt+O से फॉर्मेट मेनू आता है। अब Alt+O से फॉर्मेट मेनू के अंतर्गत क्या क्या आएगा, Alt+O+F, ये टेक्स्ट को चुनकर उसके फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन, कलर, स्टाइल थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, कैरेक्टर स्पेसिंग को सेट करने के लिए करते हैं। Alt+O+P, ये क्या करता है पैराग्राफ को सिलेक्ट करके उसकी सेटिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उसका नेक्स्ट Alt+O+N, तो ये सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट एवं नंबर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद Alt+O+B, ये टेक्स्ट चुनकर उस पर बॉर्डर एवं शेडिंग देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसका अगला जो है Alt+O+C, तो ये क्या करता है पेज को एक से ज़्यादा कॉलम में विभाजित करने के लिए किया जाता है। नए कॉलम पर जाने के लिए इंसर्ट में ब्रेक पर क्लिक करके उसमें कॉलम ब्रेक पर क्लिक करने होते हैं। उसके बाद Alt+O+T, ये फाइल में टैब सेट करने होते हैं। ये सभी आप लोग नोट्स बना लीजिएगा या PDF आप जब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे वहीं पे आपको ये PDF मिल पाएगी। Alt+O+D, ये ड्रॉप कैप के लिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है। Alt+O+E, ये फाइल में टाइप किए गए टेक्स्ट को चुनकर उसे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस में हम लोग टाइटल केस में या टॉगल केस में प्रदर्शित करने के लिए Alt+O+E का प्रयोग करते हैं। उसके बाद Alt+O+K, ये क्या करता है तो पेज के बैकग्राउंड को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगला मेनू में शॉर्टकट की क्या है, देखिए मैं बोल रहा हूँ ना MS वर्ड में बहुत ढेर सारी शॉर्टकट की हैं। अभी तो हम सिर्फ मेनू के बारे में बता रहे हैं, अभी उसके अलावा बहुत ढेर सारा शॉर्टकट की हैं जो कि आप लोग अगर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, किताबों में भी बहुत जगह मिल जाएगा आपको, लेकिन मेन रूप से मेनू जरूर याद करके जाइएगा। देखिए टूल की के लिए Alt+T से टूल मेनू का ओपन होता है। अब देखिए Alt+T+P, इसका क्या है, इसका प्रयोग फाइल में टाइप किए गए मैटर को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें पासवर्ड को 2 बार टाइप करके ओके करेंगे, जिससे फाइल में टाइप किए गए मैटर प्रोटेक्ट हो जाता है। पुनः अनप्रोटेक्ट में वही पासवर्ड देकर ओके करेंगे, जिससे पासवर्ड हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे टूल में जो आता है ना कि कभी हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं, PDF को बनाते हैं कि मैं सोचा हूँ मैं ये PDF बनाऊँ तो कोई उसको एडिट ना कर पाए, इसलिए पासवर्ड वगैरह डाला जाता है। अगला Alt+T+M, ये क्या होता है मैक्रो बनाने के लिए। उसके बाद अगला मेनू आता है टेबल, ठीक है, तो टेबल के लिए जो मेनू है उसे Alt+A के नाम से टेबल मेनू ओपन होता है। अब Alt+A से ये टेबल मेनू के अंतर्गत आएगा। Alt+A+W, ये क्या है टेबल बनाने में टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए करते हैं। ऐसे ही Alt+A+D, तो ये क्या करता है टेबल में रो, कॉलम तथा सेल आदि को डिलीट करने के लिए करता है। उसके बाद Alt+A+C, ये क्या करता है टेबल में रो, कॉलम तथा सेल आदि को चुनने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार Alt+A+M 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़ने के काम करता है, ठीक है, मर्ज करने का काम करता है। उसके बाद अगला है Alt+A+T, यानी कि टेबल को विभाजित करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है Alt+A+A, ये टेबल को सिलेक्ट करके उसे कंटेंट के अनुसार फिट करने के लिए किया जाता है। उसका आगे बढ़ेंगे Alt+A+B, तो ये क्या करता है तो इसके द्वारा टेबल को टेक्स्ट को चुनकर उसे पैराग्राफ, टैब्स, कामा तथा दूसरे मार्क्स टेक्स्ट को चुनकर
उसे टेबल के कन्वर्ट करने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है Alt+A+S, ये क्या करता है, टेबल को सिलेक्ट करके उसे अवरोही या अवरोही क्रम में जमाने के लिए किया जाता है। उसका अगला Alt+A+O क्या करता है, तो ये गणितीय कार्य के लिए फील्ड कोड में फार्मूला लिखकर ओके करेंगे, जिससे फार्मूला द्वारा प्राप्त परिमाण को जोड़ टेबल में जाकर कर्सर होगा वहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए क्या है, Alt+A+G, ये क्या करता है, टेबल की ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो मेनू आता है वो है विंडोज़। विंडोज़ के लिए क्या है, Alt+W, ये विंडोज़ मेनू के लिए है। अब Alt+W+N ये क्या करेगा, विंडो को एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए किया जाएगा। ऐसे ही Alt+W+A ये क्या करेगा, तो एक से ज़्यादा विंडो को ओपन करके व्यवस्थित करने के लिए क्या किया जाएगा, Alt+W+A का प्रयोग किया जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पे दिया Alt+W+S, ये क्या है, विंडो को विभाजित करने के लिए किया जाता है। अब आते हैं फंक्शन की पे, ठीक है, यानी फंक्शन मेनू में। तो फंक्शन मेनू में F1 से फंक्शन की, ठीक है, कंप्यूटर में F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 की होती है, उसके द्वारा शॉर्टकट की प्रयोग किया करता है। तो F1 जो प्रयोग किया जाता है हेल्प के लिए प्रयोग किया जाता है। F2 जो है मूव टेक्स्ट ग्राफिक के लिए यूज़ किया जाता है। F3 इंसर्ट और ऑटो टेक्स्ट एंट्री के लिए किया जाता है। F4 जो है ये रिपीट लास्ट एक्शन के लिए किया जाता है। उसके बाद F5 गो टू कमांड के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद F6 गो टू नेक्स्ट पेन और फ्रेम के लिए प्रयोग करते हैं। F7 जो है चूज स्पेलिंग कमांड के लिए प्रयोग करते हैं। F8 जो है एक्सटेंडेड एंड सिलेक्शन के लिए करते हैं। F9 अपडेट सेलेक्ट फील्ड के लिए किया जाता है। F10 एक्टिवेट द मेनू बार के लिए किया जाता है। और F11 गो टू नेक्स्ट फील्ड के लिए किया जाता है। और F11 का प्रयोग याद रखिएगा, गूगल क्रोम अगर आप चलाएंगे क्रोम, तो अगर वो उसको बड़ा करने के लिए भी F11 का प्रयोग किया जाता है। अगला देखेंगे F12 सेव एज के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण की पे, शॉर्टकट की पे। सारे शॉर्टकट की तो आप लोगों को याद रखना है, उसके अलावा भी आप किताबों से याद रख सकते हैं, बहुत सारी की हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सामान्य कार्य हेतु प्रयोग में की जाने वाली शॉर्टकट की, जैसे Ctrl+B से बोल्ड करने के लिए, Ctrl+I से इटालिक करने के लिए प्रयोग करते हैं, Ctrl+U से अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट को अंडरलाइन कर लेंगे, Ctrl+Shift और ये मार्क्स के लिए आप फॉन्ट साइज घटाने के लिए कर सकते हैं, Ctrl+Shift और ये वाला मार्क्स दबाएंगे तो फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। Ctrl+Space से आप लोग क्या करेंगे, पैराग्राफ व कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए करते हैं। Ctrl+1 से सिंगल स्पेस के लिए प्रयोग किया जाता है। Ctrl+2 से डबल स्पेस लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। Ctrl+E से पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए, और Ctrl+J से पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। Ctrl+L से क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए करते हैं, और Ctrl+I से राइट अलाइनमेंट के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग MS एक्सेल, बहुत महत्वपूर्ण है। MS वर्ड के जो भी महत्वपूर्ण टर्म थे मैंने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं हम लोग MS एक्सेल पे, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे MS एक्सेल, ठीक है। इसमें ये वर्कबुक है, क्या करता है वर्कबुक, बहुत से वर्कशीट को ग्रुप होता है। वर्कबुक क्या होती है, ये बहुत से वर्कशीट का ग्रुप होता है, ठीक है। अधिकतम एक वर्कबुक में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती है, तो अधिकतम 255 वर्कशीट हो सकती हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को कॉलम और यहाँ पे वर्कशीट में दिक्कत करेगा आगे। अगर कॉलम की बात करेगी तो 256 होता है कॉलम, ठीक है। और वर्कशीट टोटल एक वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या 256। एग्जाम में 256 गलती से मार देते हैं 255, क्योंकि दोनों में अंतर है। कॉलम की बात होगी अधिकतम तो 256, और वर्कशीट की बात होगी वर्कबुक के अंदर तो वो 255 याद रखना है आपको, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए वर्कबुक में अधिकतम 255 वर्कशीट को जोड़ सकते हैं, यानी कि 255 वर्कशीट एक वर्कबुक के अंदर हो सकता है। अगला है वर्कशीट क्या है, तो रो प्लस कॉलम से बनी सीट को हम लोग वर्कशीट कहते हैं। रो प्लस कॉलम से बनी सीट को जो होता है वो क्या है, वर्कशीट होता है। उसके बाद आता है चार्ट शीट। चार्ट शीट क्या होती है, तो चार्ट तथा ग्राफ की जो शीट होती है वो चार्ट शीट होती है, याद रखना है। अगला है रो क्या होता है, तो रो हॉरिजेंटल ब्लॉक को हम लोग रो कहते हैं। देखिए शुरुआत में रो कितनी होती थी, तो 65,536 रो होती थी। वर्तमान में जो रो होती हैं
वो 10,48,576 रो होती हैं। ऐसे ही कॉलम क्या है, तो देखिए रो का मतलब ऐसे है हॉरिजेंटली, ये रो कहलाएगा, ये रो कहलाएगा, ठीक है। और कॉलम क्या कहलाएगा, तो कॉलम जो वर्टिकली इस प्रकार होगा ये कॉलम कहलाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो वर्टिकल ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। हॉरिजेंटल ब्लॉक 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 तक 10,48,576 लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉलम को डिनोट करने के लिए ABCD ऐसे डिनोट करते हैं। पहले कॉलम 256 होता था, वर्तमान में कितने कॉलम होती हैं एक वर्कशीट में, 16,384 कॉलम होती हैं, याद रखिएगा। कॉलम मैंने बता ही दिया। अब देखिए अगला है सेल। तो सेल क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे रो बनाया, ठीक है, रो बनाया, ये रो बनाया, रो बनाया, फिर उसके बाद हमने कॉलम बनाया, ये कॉलम बनाया, कॉलम बनाया। तो रो और कॉलम, ये देखिए ये रो और ये कॉलम जहाँ पे मिल रहे हैं एक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, याद रखिएगा। यानी कि रो और कॉलम के उभयनिष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसे डिनोट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले कॉलम का ABCD में लिखते हैं, फिर उसके बाद रो को लिखते हैं A1 B2 B5 A3 ऐसे लिखा जाता है। कभी भी याद रखिएगा एक्सेल में जब फार्मूला यूज करते हैं ना, तो इक्वल चिन्ह से शुरू करते हैं, यानी कि कोई भी फार्मूला लगाना होगा तो उससे पहले इक्वल चिन्ह लगाना ही होगा। देखिए इसमें मैंने मैक्सिमम आप लोगों को MS वर्ड में डिस्कस कर दिया है। जैसे टाइटल बार, ये ऊपर वाला टाइटल बार है, यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ पे फॉर्मेट टूल बार यानी कि यहाँ से फॉन्ट वगैरह का इटैलिक बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। करंट सेल पॉइंटर यहाँ पे दिखाता है, यानी कि जिस भी आपके सेल में आपका होगा यहाँ पे उसका नाम दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे A1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखिए ये सेल पॉइंटर अगर जहाँ रखेंगे तो उसका करंट सेल पॉइंटर का एड्रेस दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपने सेल पॉइंटर यहाँ रखा हुआ है, तो रो 1 में F में रखा हुआ है ना, तो F1 दिखाई देगा, यानी कि F कॉलम में, ठीक है, पहले रो में आपका ये सेल डिनोट करता है। उसके बाद यहाँ पे सीट नाम दिखाई देगा, सीट नंबर 1 2 3 ये सभी। उसके बाद यहाँ आएंगे तो मैंने आप लोग बताया, ये देखिए ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, यानी कि इस सीट को ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पे जो स्क्रॉल बार है इसे दाएं बाएं स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं एक्सेल में। ये देखिए एक्सेल में जो मीनू है उनके बारे में। तो एक्सेल में जैसे MS वर्ड में मीनू था ना, ऐसे ही एक्सेल के अंदर भी मीनू होता है। तो कौन कौन से मीनू होता है एक्सेल विंडो में टाइटल बार के ठीक नीचे प्रदर्शित होता है। मैं आप लोगों को मीनू दिखा देता हूँ। मीनू बार टाइटल बार के ठीक नीचे यहाँ पे देखिए ये है मीनू बार, ये टाइटल बार हो गया, उसके नीचे ये वाला मीनू बार है ना, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ये सभी हेल्प, ये सभी क्या है, मीनू बार है, ठीक है। तो कौन कौन से मीनू बार होते हैं ये आपको याद रखना है। जैसे फाइल मीनू, एडिट मीनू, व्यू मीनू, इंसर्ट मीनू, फॉर्मेट मीनू, टूल मीनू, डाटा मीनू, विंडो मीनू और हेल्प मीनू, ये सभी मीनू होते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से मीनू है ये तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी MS वर्ड में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया, साथ में उस मीनू के अंदर जो शॉर्टकट की थी उनको भी मैंने डिस्कस किया है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ, जैसे कि यहाँ पे फाइल मीनू आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए फाइल मेनू के अंतर्गत जैसा कि MS वर्ड में हमने बताया था, फाइल मेनू में न्यू होता है, कंट्रोल N, ओपन के लिए कंट्रोल है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको जो MS वर्ड में याद रखवाया है वो तो याद रखना ही है। सेव के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल S। तो ये फाइल मेनू ये क्या है, MS एक्सेल के अंतर्गत है। तो इस फाइल मेनू के बारे में समझ लीजिए। फाइल मेनू में चित्र के अनुसार विकल्प प्रदर्शित होते हैं। वर्कबुक के मैनेजमेंट का कार्य करता है। इसमें नई वर्कबुक बनाने, पुरानी वर्कबुक को खोलने बंद करने, उन्हें सुरक्षित करने, वर्कबुक को वेब पेज की तरह सुरक्षित करने और वर्कबुक को क्लोज करने के साथ साथ MS एक्सेल को बंद करने की विकल्प होती है। देखिए ये फाइल मेनू है, हम किसी वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं और साथ में वो तो छोड़िए प्रिंट भी कर सकते हैं और साथ में एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि वर्कबुक से बाहर आ सकते हैं। दूसरा जो मेनू है वो एडिट मेनू आप लोगों को बताया था। तो एडिट मेनू में कंट्रोल Z और कंट्रोल Y वही जो है MS वर्ड में मैंने बताया वो। तो एडिट मेनू का प्रयोग क्या करते हैं, तो कोई भी वर्कबुक है उसको कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, अंडू, रीडू करने के लिए हम लोग एडिट मेनू का सहायता लेते हैं। उसके बाद अगला जो मेनू आता है
देखिए एडिट मेनू के अंदर ही देखिए यहाँ पे एडिट मेनू के अंदर का थी आप किसी भी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं कंट्रोल F से और रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल S से और गो टू कंट्रोल G से गो टू कर सकते हैं। यहीं से आप लिंक और ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगला जो मेनू आता है वो है व्यू मेनू। ठीक है, तो व्यू मेनू में क्या कर सकते हैं, इस मेनू से दृश्य से संबंधित विकल्प जैसे कि वर्कशीट को बड़ा करना, छोटा करना, टूल बार को नियंत्रित करना, हीडर या फुटर डालना आदि कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है टूल बार, फार्मूला बार, स्टेटस बार, हीडर, फुटर, फुल स्क्रीन, जूम कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट। तो इंसर्ट मेनू के द्वारा आप किसी सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, रो को, कॉलम को, वर्कशीट को, ठीक है, चार्ट को, सिंबल को, पेज ब्रेक को, फंक्शन को, नेम को, ये सभी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। यानी हाइपर लिंक को भी। हाइपर लिंक क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अगर मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा किसी वेबसाइट पे जाएंगे क्लिक हेयर लिखा रहेगा, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं ना तो आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं, उसी को हाइपर लिंक कहते हैं ना। आगे मैं आप लोगों को हाइपर लिंक के बारे में बताऊँगा अच्छे से। ठीक है, अब अगला आता है फॉर्मेट मेनू। तो ये देखिए एक्सेल में फॉर्मेट मेनू के अंदर किसी सेल को, रो को, कॉलम को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और यानी कि उससे एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो मेनू आता है वो है टूल्स मेनू। ठीक है, क्या आता है, टूल्स मेनू। तो टूल्स इसमें तरह तरह की टूल्स होंगी जैसे कि स्पेलिंग चेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एरर कहाँ कहाँ है वो चेक करने के लिए टूल्स आपको प्रोवाइड करता है टूल्स मेनू के अंतर्गत। आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक बार इन सभी चीज़ों को एक बार गौर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है डाटा। ठीक है, डाटा। अब देखिए डाटा के अंतर्गत क्या होता है, तो इसमें डाटाबेस से संबंधित कार्य मेनू के द्वारा किया जा सकता है। डाटा सोर्स, फिल्टर्स के साथ वर्कशीट का ग्रुप, वर्कशीट का डाटा को फॉर्म के रूप में देखने के लिए विकल्प उपलब्ध रहते हैं, सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो ये मेनू आप लोग देख लीजिएगा, मेनू बहुत ही ज़रूरी है। F1 हेल्प के लिए मैंने शॉर्टकट की बता ही दिया है। आगे चलिए चलते हैं, यहाँ आइए। अब आगे हम लोग चलते हैं MS एक्सेल का पॉइंट ख़त्म। अब आप ही के टॉपिक में इंटरनेट से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंटरनेट के बाद मोबाइल का रहेगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। ईमेल रहेगा, ईमेल को भी देख लेंगे, जैसा कि आप लोगों को सिलेबस है उसे हम कवर करेंगे। इंटरनेट वेब ब्राउज़र देखिए कम समय में मैं काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया हूँ, तो ये वीडियो आप लोग एक के बदले 2 बार देखिएगा जिससे कि आप लोगों को याद हो जाएगा। सबसे पहले इंटरनेट होता क्या है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, इंटर और नेट। इंटर का मतलब होता है इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्टेड, और नेट का मतलब है नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो जाएगा। सर्वप्रथम इसका प्रयोग अमेरिका में हुआ था, अमेरिकन सरकार ने किया था, रक्षा मंत्रालय वहाँ का कौन सा था, अर्पा था। तो अर्पा का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो कि 1969 में अर्पा नेट की गई। ठीक है, यानी कि इसी ने यूज किया गया था और इसका नाम क्या रख दिया गया, अर्पा नेट, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और इसका नाम देखिए 1969 में पहली बार यूज हुआ और इसका नाम फिर बदल कर 1983 में इसका नाम बदल कर इंटरनेट कर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको याद रखना है ISP, जो कि फुल फॉर्म पूछ सकता है। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि आप इंडिया में देखेंगे छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि इंटरनेट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप जियो सिम ले लेते हैं, उसमें आपको इंटरनेट प्रोवाइड होता है। एयरटेल ब्रॉडबैंड आप लेते हैं, तरह तरह के फाइबर अब चल रहा है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। ये क्या करते हैं, कुछ पैसे लेकर आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, डाटा देते हैं। उसके बाद आपको अगला पॉइंट याद रखना है, हॉस्ट क्या है, एक कंप्यूटर का सेवा दूसरे कंप्यूटर कर सकते हैं, उसे हम लोग हॉस्ट कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने यहाँ पे वेबसाइट पे अपने डाला हूँ मैं कुछ भी, अगर वो आप अपने मोबाइल में या किसी दूसरे कंप्यूटर में उसे ओपन कर पा रहे हैं तो उसी को बोलते हैं हॉस्टिंग या हॉस्ट। ठीक है, अगला है इंटरनेट। देखिए 2 तरह के इंटरनेट होते हैं, एक तो होता है इंटरनेट और दूसरा होता है इंट्रानेट। क्या होता है, इंट्रानेट। दोनों में अंतर होता है। इंटरनेट जो होता है ये पब्लिक नेट होती है, यानी कि सभी लोग यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे थे। अगला होता है इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, किसी संस्था, बैंक आदि की जो अपना नेटवर्क होता है वो इंट्रानेट होता है, यानी एक तरह से इसे हम लोग प्राइवेट नेटवर्क बोलते हैं। अब उसके बाद अगला आता है DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसे डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं।
ये वेबसाइट की एक अद्वितीय नाम होती है। डोमेन नेम को आईपी में ट्रांसलेट करना डीएनएस कहलाता है। सॉरी, खांसी हो गई है। देखिए, डोमेन नेम को क्या करता है, आईपी में ट्रांसलेट करता है। डोमेन नेम है क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट बनाया, जैसे मैंने successcareer.classix.co.in, जहाँ पे आप लोग ऐप की सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक वेबसाइट देखने में मिल रहा है, लेकिन ये एक वेबसाइट कंप्यूटर क्या करता है, वेबसाइट को नहीं समझता, यूआरएल को नहीं समझता, वो किसको समझता है, वो आईपी एड्रेस को समझता है। तो इस आईपी एड्रेस को ट्रांसफ़र करने के लिए डीएनएस बनाया गया है, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। ये डोमेन नेम सिस्टम आप जैसे ही successcareer.classix.co.in डालेंगे तो वो आईपी एड्रेस को भेजेगा, वो आईपी एड्रेस ही आपको वेबसाइट के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि यूआरएल को डीएनएस उसे क्या करता है, आईपी एड्रेस में बदल देता है। ठीक है, अब आईपी एड्रेस क्या होता है, तो इसके दो संस्करण हैं, पहला IPv4 और दूसरा IPv6। आईपी का वर्जन 4 IPv4 कहलाता है। यह डाट द्वारा अलग होता है, अलग कर 4 समूह में लिखा जाता है और 32 बिट एड्रेस होता है जिसे ऑक्टेट कहते हैं। प्रत्येक ऑक्टेट में नंबर रेंज 0 से लेकर 255 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 192 है तो ये 255 से नीचे ही होगा, यानी कि कहीं भी आप 257 नहीं देखेंगे एक बार में, ये 255 से ही नीचे यहाँ पे जो नंबर होगा। ठीक है, तो ये था IPv4 में। उसके बाद आता है, देखिए ये क्या है, 4 समूहों में डाट के द्वारा अलग है, तो 1 2 3 4 डाट के द्वारा क्या है, अलग है, डाट के द्वारा क्या है, अलग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है IPv6। ये क्या करता है, ये कालन के द्वारा अलग होता है। IPv4 किसके, डाट के द्वारा अलग है और ये कालन के द्वारा अलग होगा। इसमें 8 समूह में अलग होता है, 128 बिट एड्रेस होता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होती है। यहाँ पे ध्यान देंगे, IPv4 में, यहाँ पे आ जाते हैं, IPv4 में ये पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पे डाटा दिया हुआ है जो 0 से 255 तक है। बाकी अगर आप आगे आएंगे ना IPv6 में, तो ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है, यानी कि इसमें अल्फ़ाबेट भी होगा और न्यूमेरिक भी होगा, जैसे FDEC कॉलन B997। तो ये टोटल 8 है, ये क्या है, 16 ऑक्टेट का होगा, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैक का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। मैक क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या करता है, किसी भी मशीन या डिवाइस का यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर तक सूचना पहुंचाने में करते हैं। उसके बाद आपको www याद रखना है। www क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसे W3 के नाम से भी जाना जाता है। पहला वेब ब्राउज़र है ये। अगर एग्जाम में पूछ दे कि पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो आपको ऑप्शन में आ सकता है www या गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी या फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, कुछ भी आ सकता है। तो याद रखिएगा पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है, www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये पहला वेब ब्राउज़र है, याद रखना है। इसकी खोज किसने की थी, यानी कि इसकी विकास किसने किया था, खोज किसने किया था, तो इसका विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया था। कई कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को जोड़ता है www, क्या करता है, ये कई कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन को, डाटा को ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अगला आता है वेब पेज। तो आप देखेंगे ना, कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पे खोलते हैं तो पेज ओपन करते हैं, तो उसी को हम लोग वेब पेज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी रिजल्ट आपने ओपन किया, मान लीजिए पुलिस की वैकेंसी आई या इंस्ट्रक्टर का ही एग्ज़ाम डेट आ गया, अगर आपने ओपन किया तो आपने क्या ओपन किया, वेब पेज ओपन किया। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे संग्रहित है, तो ये www पर संग्रहित सभी पेज को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज बोलते हैं। एडमिट कार्ड आ गया तो वो भी एक वेब पेज के द्वारा बनाया जाएगा। एग्ज़ाम डेट आ गया तो एग्ज़ाम डेट के लिए वेब पेज बनाया जाएगा। ये सभी क्या है। अब अगला यहाँ पे HTTP और HTTPS का फुल फॉर्म याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद होता है हाइपरलिंक। किसी भी वेब पेज का पता होता है हाइपरलिंक, याद रखना है। किसी भी वेब पेज का क्या होता है, पता होता है हाइपरलिंक, जिसे हम लोग हाइपरलिंक को हम लोग बोल सकते हैं लिंक, जिसे बोलते हैं ना, बोलते हैं लिंक शेयर करिए। तो लिंक एक तरह से हम लोग URL को बोलते हैं, URL को लिंक बोलते हैं। और हाइपरलिंक क्या होता है कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था, क्लिक हेयर
और क्लिक हेयर पे यहाँ पे लिंक ऑलरेडी इसके अंदर होता है। जैसे आप क्लिक हेयर पे करते हैं दूसरे पेज पे चले जाते हैं, दूसरे पते पे चले जाते हैं, वही हाइपरलिंक है। अगला है वेबसाइट, ठीक है। तो वेबसाइट देख लीजिए, दो तरह की वेबसाइट होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होता है और दूसरा डायनेमिक वेबसाइट होता है। स्टैटिक मतलब कि जो स्टैटिक है, स्थिर है, यानी कि उसके पेज या जो डाटा है उस पर उसको बदल नहीं सकते हैं, तो वो होता है स्टैटिक वेबसाइट। और दूसरी वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी सरकारी रिजल्ट ने एडमिट कार्ड डाला, उसमें कुछ एडिट कर दिया, वो डायनेमिक है, ठीक है, यानी कि उसकी डाटा को, पेज को बदला जा सकता है, वो क्या है, डायनेमिक वेबसाइट है। अगला आपको यूआरएल क्या होता है, तो यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, वेब के एड्रेस होता है, यानी कि वेबसाइट का एड्रेस होता है, जिसे हम लोग लिंक बोलते हैं। देखिए हम बोलते हैं ना लिंक शेयर करो, लिंक शेयर करने का मतलब यूआरएल शेयर करो। यूआरएल मतलब कि किसी भी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, वेबसाइट का एड्रेस होता है। उसके बाद आता है वेब ब्राउज़र, ठीक है। अगर आप कुछ भी इंटरनेट पे कोई भी चीज़ डाटा खोजना होगा तो आप क्या खोजते, वेब ब्राउज़र होना आपके पास ज़रूरी है। देखिए वेब ब्राउज़र अलग चीज़ है और सर्च इंजन अलग चीज़ है, दोनों को हम बताएंगे यहाँ पे। वेब ब्राउज़र क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र जैसे क्रोम ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सभी क्या है, ब्राउज़र हैं, वेब के ब्राउज़र है। और ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या काम करता है, तो ये www पर स्थित सभी पेज को ओपन करता है ना। यानी कि ब्राउज़र आपके पास क्रोम नहीं होगा तो www पर जितने भी वेब पेज है कैसे ओपन करेंगे, नहीं ओपन कर पाएंगे, उसके लिए आपको ब्राउज़र चाहिए। प्रमुख वेब ब्राउज़र कौन सा है और वो देख लीजिए। तो प्रमुख वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, मोजाइक हो गया, यूसी ब्राउज़र आता है, यूसी ब्राउज़र हो गया, ये सभी क्या है। उसके बाद उसके कौन कौन इसके खोज करता है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था 16 अगस्त 1995 में। गूगल क्रोम गूगल ने विकसित किया था 2008 में। सफारी को एप्पल ने 2003 में विकसित किया था। मोजिला फायरफॉक्स को मोजिला ने 2004 में विकसित किया। ओपेरा को नॉर्वे में विकसित किया गया 1995 में। नेटस्केप नेविगेटर को 1994 में नेटस्केप कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन ने विकसित किया। मोजाइक को NCSA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन 1993 में विकसित किया। तो ये सभी क्या है, वेब के ब्राउज़र हैं। अब उसके बाद आता है ये वेब ब्राउज़र। जब वेब ब्राउज़र आपके पास होगा तो आपको सर्च इंजन चाहिए किसी भी चीज़ को खोजने के लिए। तो सर्च इंजन क्या है उसके बारे में देख लीजिए। तो सर्च इंजन किसी भी चीज़ को, जैसे कि इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वेब पेज हो सकता है, ठीक है, खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। आदि को खोज कर ब्राउज़र पे प्रदर्शित करता है। ब्राउज़र जैसे कि क्रोम, फायरफॉक्स, ठीक है, ओपेरा मिनी, इस पे आपको क्या करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। ये अभी लेटेस्ट ब्राउज़र एक आया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट है, जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, प्रमुख सर्च इंजन कौन कौन सा है, तो गूगल, याहू, आस्क.मी, बिंग, डकडकगो, ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। गूगल को किसने बनाया था, तो गूगल सर्च इंजन को सर्जी ब्रिन और लैरी पेज ने बनाया था। गूगल का शुरू का नाम क्या था, बैकरब था। क्या था, बैकरब था। याहू को किसने विकसित किया था, तो इसे जेरी प्लस डेविड ने विकसित किए थे। ये सभी क्या है, सर्च इंजन है। अब अगला आते हैं यूपीआई, जिसे हम लोग बोलते हैं ना, पैसा मंगवाना है तो हम यूपीआई भेज रहे हैं, पैसा मुझे भेज दीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो यूपीआई का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यूपीआई ये मोबाइल के ऑप्शन में आगे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसे एनपीसीआई ने विकसित किया था। तो एनपीसीआई ने विकसित किया था, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब तरह तरह की यूपीआई हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजन पे, भीम, पेटीएम, ये सभी यूपीआई यूज करते हैं। अब अगला आते हैं ईमेल। तो ईमेल कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं।
सबसे पहले ईमेल का फुल फॉर्म आपको रखना है याद, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल को ईमेल कहते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इसे खोज किसने किया था, विकसित किसने किया था, तो वी ए शिवा अय्यादुराई ने इसको ईमेल को खोज किया था, यानी विकसित किया था। अब ईमेल के देखिए मुख्य 3 भाग होते हैं, जैसे यहाँ पे successcareer@gmail.com। तो यहाँ पे सक्सेस करियर क्या हो गया, यूजर का नाम हो गया, ये यूनिक नाम होता है। जैसे मान लीजिए आपका ही नाम mohan@gmail.com, तो मोहन आपका यूनिक नाम हो जाएगा। उसी प्रकार ये @ जो ऐसा बना है ना, इसे @ बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे gmail.com, तो ये डोमेन बोला जाता है, डोमेन नेम। अब देखिए आप जीमेल, ये तो जीमेल का है। आप ईमेल कई तरीके से बना सकते हैं। आप हॉटमेल पे बना सकते हैं, याहू पे बना सकते हैं ईमेल को, जीमेल पे बना सकते हैं, रेडिफ मेल पे बना सकते हैं, ms.n पे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो यूनिक नेम हो गया। @ किसी भी ईमेल में सिर्फ एक बार @ आता है, ये स्वतः आता है, ये याद रखिएगा, ये स्वतः आता है। और जीमेल, rediffmail.com, yahoomail.com, याहू मेल, ये सभी क्या है, याहू, ये सभी डोमेन नेम है जो कि क्या करता है, ये मेल को प्रोवाइड करता है। अब देखिए ईमेल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ईमेल बॉक्स में तरह तरह के बॉक्सेज होते हैं, जैसे अपडेट का, इम्पोर्टेंट का, ये बॉक्स होती है। इनबॉक्स में क्या होता है, ईमेल के अंदर इनबॉक्स, अगर मैसेज आपके पास कोई सेंड किया है ईमेल, तो वो सभी आपको किस में दिखाई देगा, मेल बॉक्स में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा, सॉरी, इनबॉक्स में दिखाई देगा, ठीक है। इनबॉक्स, जैसे आपको मैं डायरेक्ट मैसेज करता हूं तो मोबाइल में भी मैं इनबॉक्स में चला जाता है, ऐसे ही ईमेल में भी अगर कोई मैसेज कहीं से आ रहा है तो वो किस में जाएगा, इनबॉक्स में जाएगा। उसके बाद आता है आउटबॉक्स। अगर कोई मेल आप कहीं पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके साथ अगर कोई अटैचमेंट जैसे कि वीडियो हो गया, फाइल हो गया, कुछ लगाए हैं और कुछ MB का है, तो MB को अपलोड होने में समय लगेगा, तो वो तब तक अगर आप भेज दिए तो वो आउटबॉक्स में रहेगा। जब तक पूरी तरह से मेल उसके पास, जिसके पास भेज रहे हैं, चला नहीं जाता, तब तक वो किस में रहेगा, आउटबॉक्स में रहेगा। याद रखिएगा मैक्सिमम जो अटैचमेंट हम बना सकते हैं वो 25 MB का बना सकते हैं। 25 MB के अधिक का अगर फाइल आप अटैचमेंट बना रहे हैं तो वो क्या करेगा कि गूगल ड्राइव को बनाकर, लिंक बनाकर आपको सेंड कर देगा ईमेल ऑलरेडी। सेंट बॉक्स में आपका क्या दिखाई देता है, तो जो मैसेज आप किसी को ईमेल किए हो रहते हैं वो सेंट बॉक्स में चला जाता है। अगर कोई मेल लिख रहे होते हैं, आप मेल लिखकर छोड़ देते हैं, कहीं सेंड नहीं किए, तो वो सेव हो जाता है। तो सेव जब ऑटोमेटिक हो जाता है, वो सेव कहाँ पे आपको दिखाई देगा, तो वो ड्राफ्ट में दिखाई देगा। स्पैम क्या होता है, स्पैम या जंक ईमेल, तो ये ऐसे ईमेल आते हैं ना, आप ईमेल खोलेंगे तो तरह तरह के प्रचार के ईमेल बार बार आते रहते हैं जो कि हमारे यूज लायक नहीं होते हैं, उसे ही हम लोग स्पैम या जंक ईमेल बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा एग्जाम में ईमेल से जब पूछा जाता है, BCC और CC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसे ब्लाइंड कार्बन कापी, BCC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कापी होती है, और CC का कार्बन कापी होती है। अब देखिए एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कौन से फील्ड को आप लोग खाली नहीं छोड़ सकते, तो टू फील्ड, यानी कि जब आप ईमेल लिख रहे होते हैं, टू फील्ड को खाली नहीं छोड़ सकते। टू मतलब होता है जहाँ पे भेजना हो उसका ईमेल डालना होता है। तो मान लीजिए आप ईमेल लिख रहे हैं, कहाँ पे भेजना है वो आपको पता ही नहीं है, तो आप उसको, आपका ईमेल नहीं है, ठीक है। तो टू फील्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते। तो ये था जो कि मैं आप लोगों को ईमेल से, मोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन करा। हाँ, मोबाइल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, जो टर्म है वो आपको देख लेना है। तो मोबाइल में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में लिख रहा हूँ। इसमें सबसे पहले आपको QR कोड समझना है। QR कोड क्या होता है, एक चौकोर आकार का इसमें ऐसे ऐसे बना सा चीज़ होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि किसी भी कंपनी का नाम, एड्रेस या कहीं पे आपको पेमेंट करना है तो QR कोड के थ्रू ही आप लोग कर सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में QR का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो QR का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स, ये होता है क्विक रिस्पॉन्स, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, 2D बारकोड रीडर है, जो कि QR अक्सर लोकेटर पहचान करता है, ट्रैक्टर डाटा आदि को वेबसाइट एप्लीकेशन की ओर इशारा करता है QR कोड। उसके बाद आता है बार कोड, ठीक है। मोबाइल में ही एक होता है QR कोड की तरफ बार कोड। तो QR कोड में चौकोर आकृति का इसमें कोड लिखा रहता है, बार कोड में कुछ इस प्रकार बार कोड बना होता है, ठीक है। तो ये बार कोड क्या करता है, किसी भी प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम, कब एक्सपायर हो रहा है, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, वो चीज़ दिखाई देता है। उसके बाद एक और आता है AR, QR कोड की तरह एक होता है AR कोड, ठीक है। AR कोड को हम लोग आर्गुमेंट
रियलिटी कोड बोलते हैं। ये भी QR कोड के तरह ही सेम वर्क करता है। किसी को पेमेंट करना है या किसी भी प्रोडक्ट का डिटेल, तिथि, अंतिम तिथि, उत्पादन तिथि, बनाने वाले कंपनी का नाम, ये सभी शो करता है। ठीक है, तो ये था, ज़्यादा कुछ मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं है। तो ये QR कोड का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, क्विक रिस्पांस। AR का फुल फॉर्म याद रखना है, आर्गुमेंट रियलिटी। और बारकोड रीड करता है, बारकोड को रीडर को। तो इस प्रकार हमने आप लोगों को कंप्यूटर साक्षरता का पूरा कंप्लीट क्लास करा दिया, जो कि 20 नंबर आप लोग शॉर्टकट में बहुत सारे रिवीजन कर लिए। और ये क्लास है कितनी देर की हो, 1 घंटा 14 मिनट में काफ़ी कुछ मैंने आप लोगों को बताया, बहुत कुछ बताया। तो देखिए, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और पेड टेस्ट सीरीज में आपको UPSSC का मॉक टेस्ट मिल जाएगा, उससे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ में स्टडी मटेरियल यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ ई-बुक एंड प्रीवियस ईयर में UPSSC ITI इंस्ट्रक्टर स्टडी मटेरियल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।